हेलो फ्रेंड्स। केमिस्ट्री के अंतर्गत अपना चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने प्राथमिक सेल, उसके बाद में पढ़ लिए थे द्वितीयक सेल। आज अपन पढ़ेंगे ईंधन सेल और उसके बाद में एक टॉपिक है संक्षारण। बस लास्ट दो टॉपिक बचे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, ईंधन सेल और संक्षारण। आज हम इनको कंप्लीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं ईंधन सेल क्या होता है। ईंधन सेल, ईंधन नाम से देखो पता चल रहा है, मतलब ये इस प्रकार का सेल होगा जिसमें हम किसी पदार्थ का दहन करेंगे और दहन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को हम सीधे ही विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। उसी सेल को कहा जाता है ईंधन सेल। वह सेल जिसके अंतर्गत ईंधन पदार्थों के दहन से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाता है। ठीक है, सबसे बढ़िया जो ईंधन सेल अच्छा, ईंधन सेलों में देखो अपन कौन से ईंधन पदार्थों का दहन कर सकते हैं। ईंधन पदार्थ कौन से? सबसे बढ़िया ईंधन पदार्थ है हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा जैसे आप मेथेनॉल का दहन कर सकते हैं, एथेनॉल का दहन कर सकते हैं, मेथेन गैस का दहन कर सकते हैं। ये वे ईंधन पदार्थ है जिनका हम ईंधन सेल के अंदर उपयोग कर सकते हैं। यहां पर हम ईंधन सेल में हाइड्रोजन गैस का यूज करेंगे। हाइड्रोजन गैस के दहन से जो एनर्जी अपने को प्राप्त होगी उस एनर्जी को हम विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ईंधन सेल किस प्रकार का बना हुआ होता है, इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले मैं दो इलेक्ट्रोड लगाता हूं। अच्छा, ईंधन सेलों में जैसे दो इलेक्ट्रोड है तो एक इलेक्ट्रोड तो अपना जो ईंधन पदार्थ है उसका हो जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस का दहन करेंगे तो जो एनोड है अपना, एनोड तो किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस का। या आप जैसे मेथिल अल्कोहल से बनाना चाहते हैं तो मेथिल अल्कोहल का हो जाएगा। और जो कैथोड है ये हमेशा फिक्स रहेगा। भाई दहन के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन। तो कैथोड हमेशा किसका बना हुआ होगा? O2। एनोड पर हाइड्रोजन गैस, कैथोड पर ऑक्सीजन गैस। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोड तो लगा नहीं सकते हम, इसलिए मैं दो इलेक्ट्रोड लगा रहा हूं प्लेटिनम धातु के। ये और ये इन दोनों से हमने वायर जोड़ दी। ये प्लेटिनम धातु के दो इलेक्ट्रोड है और दोनों से हमने एक एक वायर जोड़ दी। और इसके बीच में यहां पर हम भरते हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य आप भर सकते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी Na+ और OH-। ठीक है, अब एनोड, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है जिसे हम एनोड बना रहे हैं, इस पर तो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे इधर से, और जो कैथोड है इस पर हम ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करेंगे। ये लीजिए, यहां से हम ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करेंगे इधर से, तो जो कि कैथोड का कार्य करेगा। और इसमें हम इधर से प्रोवाइड करेंगे हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस को इधर से प्रोवाइड करेंगे। अपने को पता है कि जैसे हाइड्रोजन गैस का दहन होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी तो H2O का निर्माण होगा। तो जो H2O बनेगा उसको वापस बाहर निकालना पड़ेगा। इधर से अपन वापस बाहर निकाल देंगे H2O। जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको सेल से निष्कासित करना पड़ेगा, वरना तो थोड़ी देर में जो सेल है अपना H2O से भर जाएगा अंदर से, इसके अंदर जगह नहीं बचेगी। इसलिए जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो H2O बनेगा, तो H2O को वापस बाहर निष्कासित करना है अपने को। ये तो हो गया ईंधन सेल बन करके तैयार। इस तरह का बना हुआ होता है। प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड है जिसमें NaOH का विद्युत अपघट्य बना हुआ है। एनोड की तरफ से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जा रही है, कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करनी है। बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ H2O का बाहर निष्कासन कर दिया जाता है। ओके, अब अपन इसकी देखते हैं रिएक्शन। एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर रिडक्शन। देखिए किस प्रकार से होता है। एनोड और ये आ गया अपना। एनोड बना हुआ है हाइड्रोजन गैस का, कैथोड है ऑक्सीजन गैस का। यहां ऑक्सीजन करना है, यहां अपचयन। ऑक्सीजन यानी यहां से तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना है, तो ये मैं इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता हूं। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, दो हाइड्रोजन एक एक यानी दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देंगे। ये रिएक्शन होगी। ठीक है, उदासीन करके लिखना चाहिए तो देखो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन से क्या बने? H+ आयन। H+ आयन को उदासीन करने के लिए जो विद्युत अपघट्य है ये रहा अपना विद्युत अपघट्य। इसका OH- इसके साथ अगर जुड़ जाएगा तो ये उदासीन हो जाएगा। दो H+ है तो कितने OH- जोड़ोगे? 2 OH-। ये लीजिए,
H2 प्लस 2OH माइनस, दोनों OH इसके साथ जोड़ो, ये बन जाएगा 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई एनोड की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? कैथोड। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा? ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन पर। दोनों ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए एक को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके O-2 में चेंज होता है। तो अगर 2 ऑक्सीजन है तो अपने को इलेक्ट्रॉन चाहिए 4। तो या तो इसको अपन 4 इलेक्ट्रॉन बाद में संतुलित कर देंगे, पूरी रिएक्शन को 2 से गुणा कर देंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलिए इसको मैं दे देता हूं भी 4 इलेक्ट्रॉन। अगर वहां पर भी आप 4 इलेक्ट्रॉन लिखना चाहें तो पूरी रिएक्शन को मल्टीपल कर दीजिए 2 से। ये लीजिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन बन गए। 4 इलेक्ट्रॉन कहां गए? कैथोड पर आ गए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्या बन जाएगा? O-2। दो ऑक्सीजन है, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, O-2 O-2। और ये जो O-2 है H2O में विलय हो जाएंगे। अपशिष्ट पदार्थ H2O भी सेल में बनाया था हमने, जिसको हम बाहर निष्कासित करते हैं। ये O-2 किस में विलय हो जाएंगे? H2O। जैसे ही O-2 H2O में विलय होता है, ये पहले भी हमने पढ़ा है एक वीडियो में, तो इसका क्या बन जाएगा? OH माइनस आयन बन जाएंगे 2। जोड़ करके देखो H2O, और एक ऑक्सीजन और जुड़ जाए तो H2O2, 2 OH हो गए ना, और -1 दोनों पर चार्ज। तो ये किस में विलय हो जाएंगे? H2O में विलय होंगे। पर H2O में विलय होते ही इनका क्या बन जाएगा? OH माइनस आयन बन जाएंगे। एक ऑक्सीजन को विलय होने के लिए एक H2O चाहिए, तो दोनों ऑक्सीजन को विलय होने के लिए 2 H2। एक से 2 H बनते हैं तो टोटल कितने OH माइनस बनेंगे? 4 OH माइनस बन जाएंगे। ये हो गई कैथोड की अपचयन अभिक्रिया। दोनों रिएक्शंस को जोड़ देंगे तो टोटल सेल की रिएक्शन हो जाएगी। देखिए टोटल रिएक्शन कैसे होगी। रिएक्टेंट देखिए 2H2, ये 4 OH कट जाएंगे। देखो विकारकों में भी है, उत्पादों में भी है, प्लस O2 2H2, ये देखो कट जाएगा। यहाँ पर 2H2, यहाँ पर 4 है ना, इनमें से 2 कट जाएंगे। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन भी कट जाएंगे। बचेगा क्या? यहाँ के 2H2 कट गए, 2H2 बच गया। ये हो गई टोटल सेल की रिएक्शन। H2 प्लस O2 क्या बन गया? H2O का निर्माण हो गया। ये है ईंधन सेल। बनावट सीधी सी बनावट है, और सीधी सी इसकी रिएक्शन है। हाइड्रोजन गैस का दहन करेंगे तो H2O का निर्माण हो जाएगा। ये जो ईंधन सेल है, इनकी जो दक्षता होती है लगभग 70% तक होती है। ईंधन सेलों की दक्षता लगभग 70% तक। और इनका जो उपयोग है मोस्टली जो अंतरिक्ष के यूजेज होते हैं उनमें इसका उपयोग अधिकतर ज्यादातर किया जाता है। अंतरिक्ष के काम वगैरह होते हैं, जैसे रॉकेट वगैरह होता है, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। ईंधन सेल हुआ कंप्लीट। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है संक्षारण। लास्ट टॉपिक, संक्षारण किसे कहते हैं? किसी धातु पर उसके ऑक्साइड की परत जमा होना। किसी भी धातु की सतह पर उसके ऑक्साइड की परत जमा होना। जैसे लोहे पर जंग लगना देखा होगा आपने। चांदी का बदरंग होना, चांदी होती है उस पर भी जब जंग लगती है तो उसका कलर है थोड़ा अलग ही हो जाता है, बदरंग हो जाती है चांदी। लोहे का जंग लगा हुआ अपन ने सबने देखा, ये कॉपर होता है या पीतल होता है, इन पर हरे रंग का जंग लगता है। जैसे इनके ऑक्साइड का निर्माण होता है तो इनका ऑक्साइड हरे रंग का होता है, तो हरे रंग की इन पर परत चढ़ जाती है। ये तो है संक्षारण। किसे कहते हैं? किसी भी धातु पर उसके ऑक्साइड की परत जमा होना। जैसे लोहे पर भूरे रंग की परत जमा होना, कॉपर पर हरे रंग की, चांदी का बदरंग होना, ये संक्षारण के उदाहरण। अब संक्षारण को अपन देखो सेलों के अंतर्गत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि संक्षारण भी एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है। संक्षारण एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल होता है। ठीक है, कैसे होता है? क्योंकि जब किसी धातु पर जंग लगती है, जैसे लोहे पर जंग लगने को अपन पढ़ेंगे यहां पर, तो उसमें भी ठीक वैसी रिएक्शन होती है जैसी विद्युत रासायनिक सेल में होती है। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, और दूसरी जगह पर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, मतलब अपचयन अभिक्रिया होती है, तो उसको अपन कैथोड मान लेंगे। एक जगह से इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा,
और दूसरी जगह उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाएगा। ये जैसे धातु है, यहां से इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, फिर मान लो उधर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, तो ठीक विद्युत रासायनिक सेल की रिएक्शन हो गई। इलेक्ट्रॉनों का त्याग ऑक्सीकरण, यानी ये एनोड हो गया इसका। इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण यानी अपचयन, ये इसका कैथोड हो गया। तो जो संक्षारण की प्रक्रिया है वो भी एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल ही है, क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल के समान ही संक्षारण में भी इलेक्ट्रॉनों के त्याग के द्वारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण के द्वारा अपचयन अभिक्रिया भी होती है, अर्थात ठीक एनोड और कैथोड की भांति ही रिएक्शन होती है। अब देखो लोहे पर जंग कैसे लगता है, अपन ये पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, लोहे पर जंग लगता कब है? जब आयरन धातु किस किस के संपर्क में आनी चाहिए? नमी, नंबर 1 नमी के संपर्क में आनी चाहिए। वायुमंडलीय ऑक्सीजन, नमी वायुमंडलीय ऑक्सीजन, और इस नमी में घुला हुआ कोई अम्ल होना चाहिए। नमी में घुला हुआ कौन होना चाहिए? अम्ल। अब वायुमंडल में जब लोहे पर जंग लगता है तो अम्ल कहां से आता है? अम्ल आता है वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसके जल में घुलने से H2CO3 अम्ल का निर्माण होता है, ऐसा माना जाता है, और इस अम्ल के कारण ही जंग लगता है। नमी होनी चाहिए, ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए, और H2CO3 या अदर कोई एसिड होना चाहिए, H+ आयन होने चाहिए। जल में विलय अगर H+ आयन नहीं होंगे तो भी जंग नहीं लगेगा, नमी नहीं है तो जंग नहीं लगेगा, ऑक्सीजन के बिना भी जंग नहीं लगता है। इन सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। अब देखिए जंग लगता कैसे, ये सारी चीजें हैं अपने पास। ये अम्ल है अपना H2CO3, ये जैसे जल में विलय होगा तो H+ आयन दे देगा। देखिए सबसे पहले जो Fe धातु होती है वो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, Fe+2, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई एनोड की, तो ये मैं लिख देता हूं एनोड, एनोड की रिएक्शन हो गई। Fe+2, इसका मानक विभव होता है माइनस में 0.44 वोल्ट, सॉरी 0.44 वोल्ट। ये याद रखने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही बता रहा हूं नॉर्मली कैजुअली। उसके बाद में वो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो ग्रहण कहां पर होते हैं? देखिए जहां पर ग्रहण होंगे उसको हम कौन सा इलेक्ट्रोड मानेंगे? कैथोड। ठीक है, Fe आयरन धातु है, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, 2 इलेक्ट्रॉनों का जहां पर त्याग हुआ है उसको हमने एनोड मान लिया। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन जहां पर ग्रहण होंगे उसको हम कैथोड मान लेंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ है ये धातु की सतह पर एक जगह से दूसरी जगह पर संचारित होते हैं। जैसे ये मान लीजिए धातु है, यहां से मान लीजिए Fe ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है संचारित होकर के धातु की सतह पर दूसरे स्तर पर जाएंगे। कहां पर जाएंगे? जहां पर H+ आयन उपस्थित है वहां जाएंगे। इस Fe धातु पर मान लो यहां पर H+ आयन उपस्थित है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण करेगा? H+ आयन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, और वो भी वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो देखो क्या रिएक्शन होगी, H+ आयन एक H+ आयन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, दोनों H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही हाइड्रोजन गैस प्लस वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस। दोनों की रिएक्शन से क्या बन जाएगा? H2 + O2 से क्या बन जाएगा? H2। O2 का आधा अणु काम में आया। ये हो गई एनोड और कैथोड की, दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए, कंप्लीट सेल की बिक्रिया हो जाएगी। टोटल सेल रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखो कौन कौन हुआ? Fe 2H+, इलेक्ट्रॉन कट ही जाएंगे, आधा O2। उत्पाद क्या क्या बनाया देखो, Fe+2, इलेक्ट्रॉन कट गए, H2। लोहे पर जंग लगना या संक्षारण के दौरान कंप्लीट सेल की बिक्रिया ये होती है। ठीक है, अब ये जो Fe+2 बना है, ये Fe+2 मान लीजिए यहां पर ये रहा Fe+2 बना है, ये Fe+2 एक और इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और एक और इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये किस में बदल जाएगा? Fe+3 में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिए तीनों इलेक्ट्रॉनों का एक साथ त्याग नहीं होता है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, उसके बाद में एक और इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन का और त्याग करते हैं।
और उसके बाद में ये वायुमंडलीय नमी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके O2 और वायुमंडलीय नमी, कौन? Fe+3 आयन वायुमंडल में उपस्थित नमी और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और ये बना लेता है Fe2O3.XH2। ये विद्युत रासायनिक सेल तो देखिए इतना ही पूरा हो गया। ये विद्युत रासायनिक सेल एनोड कैथोड टोटल रिएक्शन। उसके बाद में ये रिएक्शन और होती है, ये विद्युत रासायनिक सेल से अलग हो गई, क्योंकि यहां तक अभी तक जंग का संक्षारण हुआ नहीं है कंप्लीट। ये जो आयरन का ऑक्साइड बना है इसी को अपन बोलते हैं जंग या संक्षारण। Fe2O3.XH2 जो +3 आयन होता है वो ऑक्सीजन और नमी के साथ रिएक्शन करके किसका निर्माण करता है? जंग का निर्माण करता है। तो इस तरह से ये लोहे पर जंग लगने का जो प्रोसीजर है ये भी कंप्लीट हुआ। अपने को पता है लोहे का संक्षारण होता है, जब लोहे पर जंग लगता है तो लोहे जो Fe धातु आयरन धातु है वो नष्ट होती है, तो इससे अपने को नुकसान भी होता है। जैसे भवन वगैरह है, पुल ब्रिज वगैरह होते हैं, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं लोहे से बने हुए। तो अपने को Fe आयरन धातु को जंग लगने से बचाना है, तो बचाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? रोकथाम के उपाय ये नॉर्मली आप जानते हैं। संक्षारण से बचाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? सीधे सीधे 2-3 उपाय आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, जो धातु है उसको वायुमंडल के संपर्क में नहीं आने देना। अगर धातु वायुमंडल के संपर्क में नहीं आएगी तो जंग लग जाएगा। दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। बचाने का एक तरीका तो ये। नंबर 2, जो धातु जिसको अपन जंग लगने से बचाना चाहते हैं, जैसे आयरन धातु को बचाना चाहते हैं, तो उस पर हम विद्युत लेपन की सहायता से किसी दूसरी धातु का उसके ऊपर लेपन कर दें। विद्युत लेपन, जैसे इलेक्ट्रोड लगा करके, जैसे Fe धातु पर अपने को करना है तो Fe को कैथोड की जगह लगा देंगे, किसी दूसरी धातु जिसका लेपन करना है उसको एनोड की जगह लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो जो Fe धातु है उस पर जैसे अपने को कॉपर का लेप करना है तो कॉपर का एनोड लगा दीजिए, तो जो कॉपर है वो धीरे धीरे किस पर जमा हो जाएगी? Fe धातु के ऊपर उसकी चारों तरफ से परत चढ़ जाएगी, तो वो एक तरह से कवर हो जाएगी। या फिर इसके अलावा नॉर्मली अपन जो करते हैं जैसे ग्रीस लगा करके या पेंट उस पर कलर करके, ऑयल लगा करके, ये सभी उपाय हैं जिनकी सहायता से हम आयरन धातु को, लोहे को संक्षारण से बचा सकते हैं। इसी के साथ में संक्षारण भी कंप्लीट हुआ और संक्षारण के साथ साथ ही अपना जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चल रहा था, 3rd चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आप इसके जो भी न्यूमेरिकल हैं, क्वेश्चन वगैरह है वो सोल्व कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अपन स्कूल में करते हैं, क्लास में करते हैं, वैसे ही आपको, जैसे क्लास में भी जब हम पढ़ते हैं तो बीच बीच में न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, क्वेश्चन वगैरह आते हैं, उनको साथ साथ सोल्व करते जाते हैं। अब भी आप कर रहे होंगे साथ साथ। फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं और जितने भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं उनको सबको हम सोल्व करते हैं एक बार दोबारा से। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है उसको अपन सोल्व करते हैं। तो ठीक वैसे ही आपको जहां पर भी, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी न्यूमेरिकल है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछना है मेरे को, और जितने भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं वो आपको सभी सोल्व करने। ठीक वैसे ही जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हम घर पे बैठे हैं तो अपन बस थोड़ी देर पढ़ लिया, बाद में न्यूमेरिकल वगैरह नहीं निकाले, या पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है, क्योंकि जैसे ही आप स्कूल में आएंगे तो ये पढ़ाया हुआ है, कितना आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है इसका सबसे पहले आपका टेस्ट होगा। ध्यान रखना, मैंने आपको 2-3 बार बता दी ये चीज, तो इसको कभी भी आपको हल्के में नहीं लेना है। जो भी इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह उनको निकालना है, इसके लिए आपको 1 दिन का अतिरिक्त टाइम दिया जा रहा है। जैसे आज ये वीडियो में डाल रहा हूं, फिर कल 1 दिन का गैप देंगे। गैप केवल इसीलिए आपको, जितने भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो सारे आप मुझसे पूछ लीजिए, उसके बाद में अपन नया अगला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।